नमस्ते व्यूअर्स, मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूँ आपका सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज़ द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस आपके सामने लेकर आते हैं। आज है 1 जून और क्योंकि अभी इलेक्शंस हमारे चल रहे हैं और रिज़ल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं, तो बहुत कम ऐसा न्यूज़ है जो अभी कवर करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है न्यूज़पेपर्स में। तो सिर्फ 3 ऐसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जिसमें से पहला है हमारा GDP growth surges to 8.2% on manufacturing gains। तो पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हमारा GDP का ग्रोथ परसेंटेज क्या रहा? तो 8.2%। और इसको कौन एस्टिमेट करता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और इसका जो एडवांस एस्टिमेट था वो था 7.3% का, लेकिन एक्चुअली हमने कितना अचीव किया है? 8.2%। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि जितना हमने एस्टिमेट किया था उससे ज़्यादा हमारी इकोनॉमी ने अचीव किया है। और ये है रियल GDP ग्रोथ, ना कि नॉमिनल GDP, क्योंकि नॉमिनल GDP का जो ग्रोथ है वो हुआ है 9.6% इन फाइनेंशियल ईयर 24 और ग्रोथ रेट क्या रहा है? तो 14.2% इन FY23। यानी 23 फाइनेंशियल ईयर 22-23 के हिसाब से 23-24 का जो ग्रोथ है वो 14.2% ज़्यादा रहा है। और ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना एक्सपैंड किया है? तो 7.2% एक्सपैंड किया है फाइनेंशियल ईयर 24 में। तो ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है, इसमें जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें देखने को मिला है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता क्या है? तो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो होता है वो किसी भी इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर कितना वैल्यू ऐड करता है, उस चीज़ के बारे में ग्रॉस वैल्यू एडेड से पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो उसका कितना वैल्यू ऐड हुआ, अगर टर्शरी सेक्टर है तो उससे कितना वैल्यू ऐड हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर है उससे कितना वैल्यू ऐड हो रहा है। और इन सब के वैल्यू को जब हम ऐड करते हैं टोटल, तो उससे हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो निकलता है, जो कि GDP कैलकुलेट करने का भी एक तरीका है या नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का भी एक तरीका है। तो अभी जो हमने ये ग्रॉस वैल्यू एडेड जो हमारा इंक्रीज़ हुआ है वो हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से, जिसमें कि 9.9% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। और वहीं अगर 2023 का देखें तो वहाँ पे 2.2% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। तो अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हम कंपेयर करेंगे तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो इस साल देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ माइनिंग एंड क्वेरिंग जो है वो 7.1% से ग्रोथ हुआ है, और वहीं 2023 में सिर्फ 1.9% का ग्रोथ हुआ था। तो ओवरऑल जो कि एक्सपेंशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में, क्वेरिंग सेक्टर में इतना जो एक्सपेंशन हमें देखने को मिला है, इसी का नतीजा है कि ये 8.2% का ग्रोथ GDP में हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ 2 चीज़ों के बारे में हमें समझना इम्पॉर्टेंट है। पहला कि नॉमिनल GDP क्या होता है और दूसरा कि रियल GDP क्या होता है। अब एग्जाम्पल लीजिए कि आज किसी चॉकलेट का जो प्राइस है वो 10 रुपये है, कल को जाकर के इस चॉकलेट का प्राइस जो है वो 20 रुपये हो जाएगा। तो 10 रुपये और 20 रुपये में 2 टाइम्स का फ़र्क है ना? यानी इन्फ्लेशन को अगर हम अकाउंट में लेते हैं तो 2 गुना ज़्यादा ये जो प्राइस है वो बढ़ गया है। या आज अगर एक चॉकलेट की वजह से 10 रुपये GDP में ऐड हो रहे हैं, तो कल को जा करके उस चॉकलेट की वजह से 20 रुपये GDP में ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये जो 10 और 20 रुपये का फासला है, जो 10 रुपये का, वो इस वजह से है कि एक्चुअल में चॉकलेट का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हुआ है, या इस वजह से क्योंकि डिमांड इंक्रीज़ हुई इसके वजह से चॉकलेट का प्राइस इंक्रीज़ हो गया, या इस वजह से कि इन्फ्लेशन जो था वो बढ़ा, जिसके वजह से जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका कॉस्ट बढ़ा, और अल्टीमेटली चॉकलेट से जो ऐड हो रहा था पहले उतना ही ऐड अभी भी हो रहा है। तो जब हम इन्फ्लेशन को अकाउंट में नहीं लेते हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं नॉमिनल GDP, और जब इन्फ्लेशन को अकाउंट करते हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं रियल GDP। कि इन्फ्लेशन की वजह से कितना एक्स्ट्रा ग्रोथ जो हम अपने इकोनॉमी में प्रोजेक्ट कर लेते हैं
उसको हटा करके जो जीडीपी कैलकुलेट की जाती है उसको बोला जाता है रियल जीडीपी। मतलब रियल सेंस में जो हमारी इकोनॉमी है ये इतने % से ग्रो हुई है। तो क्या होता है नॉमिनल जीडीपी? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड मेजर्ड एट इट्स करेंट प्राइसेस, कि अभी उस चीज़ की कितनी प्राइस है उस हिसाब से। और वहीं रियल जीडीपी में हम एक बेस ईयर को लेते हैं, मान लीजिए 2011-12 हमारा बेस ईयर है, उस टाइम पे कितना प्राइस था और अभी कितना प्राइस है उसके हिसाब से कैलकुलेशन जो है वो किया जाता है। तो नॉमिनल जीडीपी जो है वो चेंजेस इन प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन के बारे में बात नहीं करता है। Therefore, if prices increase due to inflation, the nominal GDP might show an increase even if the actual quantity of the goods and services produced remains the same। जो कि हमने बात करी कि 10 रुपये और 20 रुपये में क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एक ही चॉकलेट है, उसी चॉकलेट का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हुआ है। वहीं अगर आज एक चॉकलेट प्रोड्यूस हो रहा होता और कल 2 चॉकलेट प्रोड्यूस हो रहा होता, तब जा कर के एक्चुअली में हमारी जीडीपी में ग्रोथ होता। लेकिन अगर प्रोडक्शन जो है वो सेम है और प्राइस बढ़ गया है तो उसको रियल जीडीपी ग्रोथ नहीं माना जाता है। और ये जो नॉमिनल जीडीपी है हमारा, ये किस चीज़ में हेल्प करता है? तो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन को समझने में और बजटिंग और फाइनेंशियल एनालिसिस में। दूसरी तरफ अगर हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो वो जीडीपी ऐसा जीडीपी होता है जहाँ पर कि प्राइस लेवल में जो चेंजेस, इन्फ्लेशन जो होता है उसमें उसके वजह से जो चेंजेस आते हैं उसको हम अकाउंट करते हैं। यानी जो फाइनल वैल्यू होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, एक कांस्टेंट प्राइस जो कि बेस ईयर के हिसाब से हम कंपेयर करते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। और ये एक बेटर और मोर एक्यूरेट रिफ्लेक्शन होता है किसी इकोनॉमी के रियल ग्रोथ का। प्लस इससे हेल्प होती है हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाने में, कि अगर आज एक चॉकलेट का प्राइस जो है वो 10 रुपये है, पिछले साल इसका प्राइस जो है वो 5 रुपये था, तो अगले कुछ सालों में या किस तरीके से हमें हर एक सेक्टर को प्लान करना है, इस चीज़ को समझने में रियल जीडीपी जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, रेलवेज टू कंस्ट्रक्ट कैनोपी ब्रिजेस अक्रॉस ट्रैक इन आसाम गिवन हैबिटेट। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है कि आसाम गिबन जो है वो एक स्पीशीज़ है, उसकी क्या खासियत है, कहाँ पाया जाता है, क्या उसका IUCN स्टेटस है। बट ये न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खास करके एक एनवायरनमेंट में आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। खासकर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह का जो क्वेश्चंस होता है, या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का जो क्वेश्चन होता है कि प्रेजेंट मॉडर्न डे कंस्ट्रक्शंस की वजह से जो वाइल्ड लाइफ है उनको नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसी चीज़ों को करके, जैसे यहाँ पे एक ब्रिज बनाया जा रहा है, कैनोपी ब्रिज, ताकि ये जो आसाम गिबन है ये ट्रैक को क्रॉस कर सकें। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं, ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ की वजह से ह्यूमन और एनिमल दोनों साथ में, पूरा इकोसिस्टम जो है वो साथ में सरवाइव कर सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे हैज़ ईयरमार्क्ड फंड्स टू कंस्ट्रक्ट कैनोपी ब्रिजेस फॉर इंडियाज़ ओनली 8। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इंडिया में इसके अलावा कोई भी 8 स्पीशीज़ जो है वो पाया नहीं जाता है। अक्रॉस अ रेलवे ट्रैक बाइफरकेटिंग इट्स प्राइम हैबिटेट इन ईस्टर्न आसाम। कहाँ पाया जाता है आसाम गिबन? तो आसाम के ईस्टर्न हिस्से में। इसी के बारे में और डिटेल्स दी गई हैं कि ये सैंक्चुरी जो है आसाम गिबन या होलनगपाल गिबन सैंक्चुरी, जो जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में है आसाम के, वो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे आसाम गिबन का, जिसको कि हुलॉक गिबन भी बोला जाता है, वेस्टर्न हुलॉक गिबन, वो जो है उसका लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पाया जाता है? तो हुलनगपाल गिबन सैंक्चुरी। और यहाँ पे क्या आ रहा है? तो कह रहा है कि ये जो हुलॉक गिबन है ये 20 स्पीशीज़, दुनिया में जो 20 स्पीशीज़ पाए जाते हैं एप्स के, उसमें से एक है। और ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? तो दे आर नोन फॉर इट्स वोकलाइजेशन। और ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना जो अपर कैनोपी होता है टॉल ट्रीज़ का, अगर आप देखें ट्रीज़ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ पर जो कैनोपी बन जाता है बहुत सारे ट्रीज़ के मिलने से,
वहाँ पर ऊपर में ये जो हुलॉक गिबन्स हैं वो रहते हैं। तो अगर इन ट्रीज़ को काट दिया जाता है तो इनके हैबिटेट को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो थोड़ा हम जान लेते हैं हुलॉक गिबन के बारे में या वेस्टर्न हुलॉक गिबन के बारे में। तो इट इज़ अ स्पीशीज़ ऑफ गिबन फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली कहाँ, तो आसाम में। और इट इज़ द ओनली एप स्पीशीज़ फाउंड इन इंडिया एंड नोटेबल फॉर इट डिस्टिंक्ट कॉल्स एंड आर्बोरियल लाइफस्टाइल। किस किस चीज़ के लिए फेमस है? रिसेंटली हमने देखा है प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या, अब मान लीजिए ये स्टेटमेंट आपको आ जाए कि हुलॉक गिबन इज़ द ओनली एप स्पीशीज़ फाउंड इन इंडिया। अब जो जनरली हम ट्रिक यूज़ करते हैं कि ओनली वाला स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो ऐसी पिक्यूलियर चीज़ें होती हैं, यूनिक चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को हम ध्यान में रखें। क्या इनका हैबिटेट है? तो प्राइमरीली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंक्लूडिंग एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, जो कि टिपिकली अपर कैनोपी ऑफ ट्रीज में मिलता है। इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में और मेघालय के कुछ हिस्सों में। इसके अलावा बांग्लादेश और म्यांमार में। अब आ जाते हैं IUCN स्टेटस पर। तो IUCN स्टेटस इसका हो जाएगा एंडेंजर्ड, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इसको प्लेस किया गया है। तो क्योंकि ऐसी चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है कि ऐसा कोई स्पीशीज़ है, चलो नॉर्दर्न रेलवे क्या कर रहा है, ब्रिज ही तो बना रहा है या कैनोपी ब्रिज ही तो बना रहा है, लेकिन इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो अब एडिटोरियल हमारा एक ही है आज, जो कि हीट बेक्ड चेन्नई कैन सेट एन एग्जाम्पल फॉर इंडिया। यहाँ बात हो रही है अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट की, कि अर्बन एरियाज़ में जो इतना कंस्ट्रक्शन होता है उसकी वजह से बहुत ऐसा हीट कैप्चर हो जाता है जो कि एस्केप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो वहाँ पर हीट आइलैंड जैसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। और अभी हमने रिसेंटली देखा है कि बहुत सारी जगहों पर जो टेम्परेचर है वो अपने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। दिल्ली में 52 डिग्रीज़, बिहार में 49 डिग्रीज़, 48 डिग्रीज़। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं कि अब हमें एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जल्दी ही वो दिन आ सकता है जब ह्यूमन बॉडी इस हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो अभी तक 2023 जो है वो हॉटेस्ट ईयर रहा है। अब 2024 का जब मौसम ख़त्म हो जाएगा, समर सीज़न, उसके बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में 2024 में सिचुएशन कैसी थी। बट अभी तक जो भी चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं उसमें काफ़ी सालों का रिकॉर्ड जो है वो टूट रहा है, अलग अलग जगहों पर, राजस्थान हो, दिल्ली हो। तो इस चीज़ के लिए हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो अर्बन हीट आइलैंड है, आप देखिए कि अर्बन एरियाज़ में जहाँ पर बहुत सारा बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे गर्मी की समस्या और ज़्यादा होती है। तो उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं? तो ये जो राइजिंग टेम्परेचर्स होते हैं, ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को भी इंस्पायर कर सकते हैं, कि जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यानी कि क्लाउड बर्स्ट हो गया या हीट वेव हो गया, जो अभी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो रही है। तो ये सिर्फ ह्यूमन हेल्थ को ही इम्पैक्ट नहीं करते हैं, ह्यूमन लाइफ को नहीं, बल्कि एग्रीकल्चर को, एनिमल्स को, वाटर रिसोर्सेज को, इन सब पर भी इसका इम्पैक्ट होता है। तो अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट जो है उसको टैकल करने के लिए चेन्नई ने एक स्ट्रैटेजी को अपनाया, और उसी स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पर डिस्कस हो रहा है कि कैसे वो स्ट्रैटेजी जो है वो एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है हमारे लिए। So Chennai, like many other cities, suffers from the urban heat island effect, where urban areas are significantly warmer than the rural surroundings due to human activities and infrastructure. तो अब ये जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है, ये किस चीज़ की वजह से होता है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स एंड अदर सर्फेसेज दैट अब्जॉर्ब एंड री एमिट हीट मोर देन नेचुरल लैंडस्केप्स. This phenomena leads to increased energy consumption for cooling, higher emissions and health issues among urban dwellers. कि एक तरफ कंस्ट्रक्शन की वजह से या जो अर्बन एरियाज़ में जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे AC हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब की वजह से आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। इसकी वजह से अर्बन हीट आइलैंड हो रहा है। अब इसकी वजह से कूलिंग
मुश्किल हो जाती है, कूलिंग डिक्रीजेस। अब ये इन रिटर्न फिर से किस चीज़ पे फोकस करेगा कि अब आप दोबारा से जो एनर्जी कंजम्पशन है कूलिंग के लिए उसको इंक्रीज़ कर दीजिए। तो ये एक पूरा विशियस साइकिल की तरह बन जाएगा जो कि टेम्परेचर राइज को और ज़्यादा ट्रिगर करेगा। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको हम स्टडी करें और चेन्नई ने क्या क्या मिटिगेशन मेजर्स लिए हैं उस बारे में देखें। तो चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज स्टार्टेड अ डिटेल्ड हीट एक्शन प्लानिंग एंड अडैप्टिव मेजर्स such as increased green cover and better urban planning. Strategies जैसे कि planting trees, creating parks and enhancing green infrastructure to cool urban areas. और इससे क्या होगा कि urban heat island effect जो है वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू होगा और इन रिटर्न फिर एनर्जी का कंजम्पशन कम होगा और एयर क्वालिटी और ओवरऑल लिवेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। तो इसके लिए एयर कंडीशनिंग वगैरह का जो सिस्टम होता है उसको भी हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो एयर कंडीशनिंग कंट्रीब्यूट्स टू 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ड्यूरिंग समर इन चेन्नई, क्रिएटिंग अ विशियस साइकिल ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स एंड एनर्जी यूज़। जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एसीज़ यूज़ करते हैं, उसकी वजह से टेम्परेचर मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर अल्टीमेटली अब दोबारा एसी यूज़ करेंगे, तो ये एक पूरा विशियस साइकिल बन जा रहा है। तो इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि इस साइकिल से हम बाहर निकलें। तो देयर इज़ अ नीड फॉर बिल्डिंग डिज़ाइंस एंड अर्बन प्लानिंग दैट एनहांस नेचुरल कूलिंग एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन आर्टिफिशियल कूलिंग। कि नेचुरली हम कैसे अपने एरियाज़ को कूल कर सकते हैं, इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इम्प्लीमेंटिंग ग्रीन बिल्डिंग कोड्स, बेटर इंसुलेशन, वेंटिलेशन इन न्यू कंस्ट्रक्शंस, इन सबको हम यूज़ कर सकते हैं। प्लस रेट्रोफिटिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स विद सिमिलर मेजर्स कैन ऑल्सो हेल्प। इसके अलावा अर्बन एरियाज़ में आप जाइए, हर जगह आपको बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स, ओपन स्पेसेस कहीं पे नहीं मिलेंगे, पार्क्स बहुत कम मिलते हैं। तो इन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के एरियाज़ को हरा भरा बनाएं ताकि जो टेम्परेचर इंक्रीज़ है वो लिमिट में रह सके। तो क्या क्या चेन्नई ने इनिशिएटिव लिए? तो चेन्नई हैज़ टेकन स्टेप्स टुवर्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट एक्शन प्लानिंग, बट मोर नीड्स टू बी डन बोथ एट पॉलिसी एंड कम्युनिटी लेवल्स। तो पॉलिसी लेवल पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ पर, इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट रेजिलियंस इनटू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अर्बन प्लानिंग। कि ऐसा ना हो कि पहले एक बार अर्बन एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर दूसरी बार टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं, दोनों प्लानिंग जो है वो एक साथ होनी चाहिए, साइड बाय साइड। हम इकोनॉमी को भी ग्रो करेंगे और इन्वायरमेंट को भी प्रमोट करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल इकोनॉमी। कि हम किसी भी तरीके से इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाकर अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए क्या ज़रूरी है? तो कम्युनिटी अवेयरनेस ज़रूरी है, पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और उनको समझ में आए कि ग्रीन कवर इंक्रीज़ करने से उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब 5 जून को आपका है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो कोशिश करिए कि उस दिन आप कुछ ऐसा इनिशिएटिव लें जो कि हमारे एनवायरनमेंट को थोड़ा बेटर बना सके, प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जो हमारी जर्नी है उस जर्नी में भी एक आध कदम हम बढ़ा सकें। दैट्स ऑल। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी देखते रहिए सर्वोदय आईएएस का यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद।